शंकराचार्य का पद हम हिंदुओं के लिए एक बहुत ही श्रद्धा का पद होता है और एक बहुत पवित्र पद होता है। शंकराचार्य के प्रति हम तमाम हिंदुओं में एक अगाध श्रद्धा होती है। ऐसे में शंकराचार्य जी को, कोई भी शंकराचार्य हो, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए और पार्टी विशेष के लिए जब इंडोर्समेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने पद से नीचे उठ जाते हैं। इंडोर्समेंट करने का काम फिल्म स्टारों का होता है, क्रिकेट स्टारों का होता है। शंकराचार्य का पद उससे बहुत बड़ा होता है। कल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरीके से राजनीतिक भाष्य किया, उस पर हमको ऐतराज है। उन्होंने एक विश्वासघात की बात कही। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की एक विचारधारा का प्रचार किया जिसका अनुसरण शिवसेना वर्षों तक करती रही। 2019 में बाला साहब जी के उसी हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने साथ साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण उस विचार को त्याग करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बनाते और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या यह विश्वासघात नहीं था? लेकिन मैं इसके आगे बढ़ के बोलूंगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से एक राजनीति कर रहे थे, लेकिन बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं विचारों के साथ, हिंदुत्व के साथ वो विश्वासघात था। शंकराचार्य जी ने विश्वासघात का जिक्र किया और वो कह रहे हैं कि 2022 में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना के तमाम विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और बाला साहब जी के विचारों के आधार पर पुनः बीजेपी के साथ सरकार बनाई, वो विश्वासघात था। ये शंकराचार्य जी को ऐसा लग रहा है, ऐसा कहना है उनका। वो भी विश्वासघात नहीं था, वो एक प्रकार की राजनीति थी। लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम करते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम की और जो शिवसेना के जो विधायक थे उन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से और विचारों के आधार पर, विचारों का अनुसरण करते हुए, बाला साहब जी के विचारों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़कर के। ऐसे में शंकराचार्य जी का मातोश्री जाना वो उनका व्यक्तिगत फैसला, हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। और इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि उनकी पीड़ा तब कम होगी जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुझे लगता है कि शंकराचार्य के मन में हर हिंदू के लिए पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदू को आशीर्वाद देना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र का, ये शंकराचार्य नहीं तय कर सकते। ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वहां की जनता तय करती है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह तो अभी तक एमवीए में ही तय नहीं है। और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र की जनता के ऊपर अपने विचार, अपनी सोच थोपना, मुझे लगता है शंकराचार्य जी के लिए यह गलत फैसला था। उनको राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक भाष्य नहीं करना चाहिए। हम शंकराचार्य जी के इस राजनीतिक भूमिका के खिलाफ यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उनसे आदर करूंगा कि उनके प्रति हमारे मन में जो आदर है, सम्मान है, उस सम्मान की रक्षा करते हुए वे कम से कम इस प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में और इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजियों से बचें। इससे उनके मन का, उनके पद का सम्मान रहेगा और पूरे देश में जो हमारे शंकराचार्य की जो एक संस्थान है, जो संस्था है, उस संस्था की पवित्रता बनी रहेगी। उन्होंने विश्वासघात की बात कही जब पूछा गया कि जो हिंदू होते हैं वो विश्वासघात नहीं करते हैं, क्या कहना चाहिए? ये बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा कुतर्क था शंकराचार्य जी का कि हिंदू कभी विश्वासघात नहीं करता। विश्वासघात का सबसे पहले विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ, अपने आप में एक विवादास्पद विषय और इस विषय के ऊपर शंकराचार्य जी अपनी कोई राय ना बनाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात, विश्वासघात एक मानवीय अवगुण है, एक ऐसी बुरी आदत है जो हर मनुष्य के अंदर होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा, किसी में नहीं भी होती, किसी में होती है। इसका किसी हिंदू धर्म से जोड़ना या किसी धर्म से जोड़ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बड़ा कुतर्क हो गया। इसलिए कि आप जब हिंदू पौराणिक कथाओं को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे विश्वासघात के किस्से दिखते हैं। तो क्या दुर्योधन जो था वो हिंदू नहीं था?
आप जब सम्राट अशोक मन हिंदू इतिहासों को आप देखेंगे तो इतिहास में बहुत सारे राजाओं ने, किसी ने अपने भाई को मार दिया, किसी ने अपने बाप को मार दिया, किसी ने अपने बेटे को मार दिया। वो जो तमाम विश्वासघात पे आधारित जो युद्ध हुए हैं, जो लड़ाइयां हुई हैं, क्या उन लड़ाइयों को आप एक धर्म विशेष के आधार पर परिभाषित करना चाहेंगे? ये सरासर गलत है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू लोग या फिर किसी एक धर्म विशेष के लोग विश्वासघात नहीं कर सकते। जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं है। तो क्या सम्राट अशोक हिंदू नहीं थे? ठीक है, बाद में बौद्ध बने ना वो। तो ऐसे बहुत सारी केसेस हैं। तो मुझे लगता है शंकराचार्य जी कुछ ज्यादा बोल गए इस बारे में, इसको उनको दुरुस्त करना चाहिए आने वाले दिनों में। शंकराचार्य जी ने साफ तौर पे कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और ये गलत हुआ है। हम जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे हमारी पीड़ा ऐसी रहेगी। इस तरह का स्टेटमेंट साफ दिया है उन्होंने। मैंने प्रारंभ में स्पष्ट किया है और हमारी भूमिका शुरू से रही है कि विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने किया है। मैंने बताया आपको 2019 के चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर बाला साहब जी का जो हिंदुत्व का विचार है उस विचार के आधार पर चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद वो जिस प्रकार से बाला साहब के विचारों को त्यागते हैं और मुख्यमंत्री बनने की लालसा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं और जिस प्रकार से उस कांग्रेस के साथ रिश्ता बनाते हैं जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी स्वयं बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, वो अपने आप में विश्वासघात था। वो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात था, वो बाला साहब जी के साथ विश्वासघात था और अपने सहयोगी के साथ विश्वासघात था। हाँ, अगर 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़ी होती तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के पास पूरा हक था आगे जाकर के पोस्ट पोल अलायंस करने के बारे में खुद फैसला करने का। लेकिन जब प्री पोल अलायंस होता है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के फैसले लेना जो है वह एक राजनीतिक धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। सर मराठीमध्ये सांगा। शंकराचार्य जी आम्ही सर्व हिंदू समाजांचे श्रद्धाचे स्थान आहेत। आमच्या मनात त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे, खूप श्रद्धा आहे। पण ज्याप्रमाणे त्यांनी राजनीतिक भाष्य केला तो आपत्तीजनक आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो। कारण असं आहे की जो धर्मगुरूला धार्मिक विषयावर जास्ती बोलायचं आणि काम करायला पाहिजे। त्यांनी ज्याप्रमाणे राजकारणाच्या विषयी बोलला आणि ज्याप्रमाणे एक साईड घेतलं त्यांनी तो आपत्तीजनक आहे। त्यांनी विश्वासघात असा एक शब्दचा उल्लेख केलेला आहे। मी शंकराचार्य साहेबांना अभिमुक्तेश्वरानंदजींना मी विचारू इच्छितो की 2019 मध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात भाजपाबरोबर निवडणूक लढली होती आणि तो जो निवडणुकीचा मूळ आधार होता, जो विचार होता तो हिंदुत्वाचा विचार होता। तो हिंदुत्वाच्या विचाराच्या आधारावर तुम्ही भाजपबरोबर निवडणुकी लढता, जिंकता आणि जिंकल्यानंतर तुम्ही हिंदुत्वाच्या विचाराचा विश्वासघात करता। तुम्ही तुमचे सहकारी आहेत त्यांच्याशी विश्वासघात करता आणि स्वतःच्या पोटीना फक्त एक स्वतःची महत्त्वाकांक्षासाठी मुख्यमंत्री बनण्यासाठी तुम्ही काँग्रेस बरोबर आणि शरद पवार बरोबर तुम्ही अलायन्स करता, युती करता आणि मुख्यमंत्री बनता। तो विश्वासघात होता। समजा तो विश्वासघात नाही आहे पण तो एक राजकारणी निर्णय होता महत्त्वाकांक्षासाठी। त्याचप्रमाणे 2 वर्षानंतर एकनाथ शिंदेजी यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेचे जो आमदार होते त्यांनी उद्धव ठाकरेच्या कामगिरीच्या विरोधात बंड केला आणि त्यांनी एक बाळासाहेबांचा जो हिंदुत्वाचा विचारधारा आहे त्या विचारधाराच्या आधारावर पुन्हा भाजपबरोबर युती करून सरकार बनवली। तो विश्वासघात नाहीये, तो परत स्वतःच्या विचारावर परत आणण्याचा एक फैसला होता। पण ज्याप्रमाणे शंकराचार्यजीने तोच निर्णयाच्या बद्दल सांगितला की तो विश्वासघात आहे, तो चुकीचा आहे। मी शंकराचार्य असं सांगू इच्छितो की तुम्ही एक धर्मबद्दल, अध्यात्मबद्दल खूप बोला, आम्हाला मार्गदर्शन करा। तुम्ही आमचे धर्मगुरू आहात
पण राजकारणाच्या विषयी आपण बोलू नका, हा तुमचा विषय नाही आहे. राजकारणामध्ये सर्व लोक स्वतःची एक जो महत्त्वाकांक्षा असतो स्वतःचे पोटीने ते एक निर्णय घेतात आणि त्या निर्णयावर एक धर्मगुरूला भाष्य करणं योग्य नाही. पण शंकराचार्यांनी सांगितलंय की जोपर्यंत उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राच्या कुर्सीवर बसत नाही तोपर्यंत ही मनाची जो वेदना आहे ते संपणार नाही. त्यांच्या मनात जो वेदना आहे तो चुकीची वेदना आहे. त्या वेदनाबद्दल ते काही बोलू नये, कारण ते सर्वांचे शंकराचार्य आहेत. ते असं सांगू शकत नाही की एक हिंदूसाठी माझ्या मनात वेदना आहे, दुसरा हिंदूसाठी माझ्या मनात वेदना नाही आहे. म्हणजे तुम्ही कुठे ना कुठे एक पार्शियलिटी करता, तो एक चुकीची भूमिका आहे. दुसरी भूमिका असा आहे की महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार हा शंकराचार्य नाही तय करणार. हा निर्णय, हा फैसला, हा जो एक अंतिम निर्णय आहे तो महाराष्ट्राची जनता करणार आणि महाराष्ट्राची जनता ज्यांना निवडून देणार तेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार आणि त्याच्यासाठी सर्व महाराष्ट्राचे लोकांचा अभिनंदन केला पाहिजे. आणि समजा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नाही बनले तो काय शंकराचार्यजी महाराष्ट्राच्या जनताच्या विरोधात जाणार का, हा एक मोठा प्रश्न आहे आमच्या मनात. सर, शंकराचार्यजींनी केदारनाथ मठाबद्दल जे वक्तव्य केलं काल, गोल्ड बद्दल तिकडच्या, त्याबद्दल आपण त्या विषयाबद्दल मला जास्ती माहिती नाही आहे. मला माहीत नाही की केदारनाथ मंदिरमध्ये गोल्ड किती होता आणि काय सध्या काय परिस्थिती आहे, तो या विषयावर मी काही बोलू शकत नाही. काँग्रेस क्रॉस वोटिंग करणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करणार आहेत अशी वक्तव्य केलं. काँग्रेसमध्ये सर्व क्रॉस वोटिंग करणारे आहेत. कोणाच्या विरोधात ते कारवाई करणार. 2022 मध्ये पण असाच काँग्रेसचा जो अधिकृत उमेदवार होता हंडोरे, त्यांना पाडला होता लोकांनी. त्यावेळी कोणाच्या विरोधात कारवाई केली का? आणि त्यावेळी जेव्हा तुम्ही कारवाई केला नाही त्याचप्रमाणे यावेळी तुम्ही कारवाई करणार का, असा एक प्रश्न आहे. तो काँग्रेसचा जो नेतृत्व आहे महाराष्ट्रामध्ये त्याच्या विरोधात काँग्रेसचे आमदार आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाच्या विरोधात जो असंतोष आहे तो असंतोषमुळे त्यांनी क्रॉस वोटिंग केला किंवा काँग्रेसचा जो अधिकृत उमेदवार आहे त्यांना वोट नाही दिला किंवा जो शिवसेनाचे जो उबाठाचे जो उमेदवार होते त्यांच्या बाजूने वोटिंग नाही केलं, तो त्यांचा निर्णय आहे. पण काँग्रेसमध्ये एक जबरदस्त खदखद चालू आहे आणि ते खदखद जो आहे तो आता पुढच्या निवडणुकीमध्ये, विधानसभाच्या निवडणुकीमध्ये खूप उफाळून येईल असा मला वाटतो. निकम जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक सर्वे किया था, उसी तर्ज पे विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सर्वे शिवसेना करने जा रही है उसका फायदा पार्टी को कैसे पहुंचेगा, किन किन चीजों के ऊपर ये सर्वे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सर्वे होता है वो करने वाले प्रोफेशनल लोग होते हैं और उसके वो इलाकों में जाते हैं, लिमिटेड लोगों से बात करते हैं, उसके बाद एक अपनी राय, अपनी भूमिका बनाते हैं. लेकिन उनकी जो राय है वो अंतिम राय नहीं हो सकती. पॉलिटिक्स सिर्फ एक प्रोफेशनल लोगों का काम नहीं है. जो पॉलिटिक्स है वो जो कई लेयर पे काम करती है, उसमें कई भावनाएं जुड़ी रहती हैं, कई स्तर पे काम होता है. तो दूसरा फीडबैक भी चाहिए. सिर्फ एक प्रोफेशनल एजेंसीज के फीडबैक पे काम नहीं चलेगा. उसके साथ साथ निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति के बारे में विपक्ष कोई फैसला करने जा रहा है उस व्यक्ति के जाति, समाज, उसकी लोकप्रियता, उसका लोगों के साथ जनसंपर्क, उसका जनसंवाद, उसका व्यक्तित्व, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक फैसला होगा. लेकिन निश्चित तौर पर जो इस तरह की एजेंसी सर्वे करती हैं उसकी रिपोर्ट एक गाइडिंग फोर्स के तौर पर काम करता है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए. तो आने वाले दिनों में ये गाइडिंग फोर्स हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसले का आधार होगा, मेरा ऐसा नहीं मानना. तो क्या ये सर्वे करने से शिवसेना को जो है वो बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग मसले पर जो है उसमें मदद मिल सकती है ताकि ज्यादा सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को मिल सके? अब निश्चित तौर पर शिवसेना की ऐसी अपेक्षा होगी कि जिन सीटों पर 2019 में जब शिवसेना एक थी उनके उम्मीदवार लड़े थे, उन सीटों पर एकनाथ शिंदे जी के उम्मीदवार, शिवसेना के उम्मीदवार उतरे. अब ऐसे मेरे ख्याल से 124 सीटें हैं. अब 124 सीटों में से कितनी सीटें आज एकदम हमारे अनुकूल हैं, इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है. और मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो 101 सीटें ऐसी दिख रही हैं जहां पर शिवसेना पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चुन करके लाने में.
तो अब ये, लेकिन ये अंतिम फैसला जो है कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, ये बहुत अर्ली स्टेज है। आगे जाकर तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच कई दौर की मीटिंगें होंगी, दिल्ली में मीटिंग होगी, मुंबई में मीटिंग होगी, उसके बाद तय होगा कि कौन सी पार्टी एग्जैक्टली कितनी सीटों पे लड़ेगी। लेकिन जब इतना बड़ा अलायंस होता है तो सभी पार्टियों की अपेक्षा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को वो टिकट दें, उम्मीदवार बनाएं। ये सभी पार्टियों की अपनी इच्छा होती है और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अंतिम फैसला सबके मिल बैठ करके तय होगा। सर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ये बताया जा रहा था कि बीजेपी लगातार जो सर्वे का हवाला देकर के खुद के पक्ष में ज्यादा सीटें मांग रही थी, और ऐसे में जब चुनाव के जो परिणाम आए उसको ध्यान में देते हुए कहीं ना कहीं शिवसेना एनसीपी को कम और भी कम सीटें मिलने की गुंजाइश थी। ऐसे में जिस तरीके का गणित आप बता रहे कि 100 सीटों पे मजबूत दिखाई दे रही है, तो क्या इससे ये उम्मीद शिवसेना की बढ़ सकती है कि उन्हें इस बार अलायंस में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले? वो कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूं, करने की कोशिश करेगी। मैं वही कह रहा हूं, इसको प्रेशर नहीं कह सकते, इसको बोलते हैं कि हम अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से काम करते हैं। तो चाहे एनसीपी अजीत पवार जी की हो या फिर हमारी शिवसेना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, तीन पार्टियां प्रमुख तौर पर इस गठबंधन में, महायुति में, और तीनों पार्टियों के नेताओं के लिए यह सोचना कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले कहीं से गैर वाजिब नहीं है, कहीं से एक एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल सोच नहीं है। पॉलिटिकली तीनों पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। अंतिम फैसला तीनों पार्टियों के नेता बैठकर तय करेंगे, कहाँ कौन से उम्मीदवार किसके अच्छे हैं, कौन से सीट किसके लिए ज़्यादा अनुकूल है, वो फैसला आगे जाकर होगा। इस मुद्दे पर मेरा एक आखिरी छोटा सा सवाल, लेकिन तीनों पार्टियों के सर्वे अगर उनके पक्ष में अगर दिखाई दिए तो ऐसे में फैसला किस तरीके से? मैंने वही बता रहे कि जो सर्वे होते हैं ना, ये महज एक छोटा सा गाइडिंग फोर्स होता है। इस सर्वे के आधार पर सारे फैसले नहीं होने चाहिए और होंगे भी नहीं। ये बीजेपी को संदेश नहीं, मतलब बीजेपी को नहीं, मतलब ये हमारे लिए भी एक संदेश है। शिवसेना भी सारे फैसले सिर्फ सर्वे के आधार पर नहीं करेगी। हमने सर्वे कराए हैं, उनको दिख रहा है कि सारी सीटें अच्छी हैं, लेकिन इन सर्वे से के बियॉन्ड जाकर के हमको देखना पड़ेगा कि उन सीटों पर उम्मीदवार कौन कौन है, उम्मीदवारों का अपना बैकग्राउंड क्या है, उनका जनसंपर्क क्या है, जनसंवाद क्या है, वो देखने के बाद एक फैसला होना चाहिए और वो फैसला हम आपस में बैठ कर शेयर करके लेंगे। सर, बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई और उसके बाद लगातार आज सुबह से ही पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं उसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? बिहार को लेकर फिर से ऑपोजिशन लगातार बहुत सारे सवाल उठा रहा है कि गुंडा राज है, जंगल राज है। मतलब ऐसा नहीं, एक मुकेश सहनी जी वहाँ के नेता हैं और उनके पिता की हत्या अगर हुई है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। सबसे पहले मैं मुकेश सहनी जी के लिए अपनी एक संवेदना, शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। और महाराष्ट्र और ये बिहार सरकार को निश्चित तौर पर तय करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि कौन लोग थे इस हत्या के पीछे और हत्यारों की मंशा क्या थी। तो एकदम से अभी कुछ भी कह देना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बिहार में कोई गुंडा राज है। आज से नहीं, 50 साल से हम बिहार में देख रहे हैं कि हत्याएं होती रही हैं, राजनीतिक हत्याएं भी होती रही हैं, लेकिन उसी में लोग सामान्य जीवन भी जीते हैं। जब मैं 5 साल का था तो मेरी आंखों के सामने एक हत्या हुई थी मेरे गांव में, मैंने तब से हत्या देखी है, राजनीतिक हत्याएं जो होती हैं। एक ज़माने में कभी नक्सल हिंसाएं होती थी जो गांव के गांव जला दिए जाते थे, तो उससे बहुत आगे निकल गया बिहार। लेकिन फिर भी एक भी हत्या होना गलत है, और अगर कोई किसी ने किसी की हत्या की है तो चाहे वो मुकेश सहनी का पिता हो या कोई सामान्य नागरिक हो, उसकी जाँच होनी चाहिए और जो हत्यारा है उसको सजा मिलनी चाहिए। सर, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से मराठा ओबीसी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कल छगन भुजबल ने मुलाकात की, वैसे तो उस मुलाकात के कई मायने हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये मराठा ओबीसी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? मराठा ओबीसी विवाद कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र की तमाम सरकारों ने समय समय पर मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए उनका कोटा निर्धारित किया और उसके लिए कानून भी बनाया। चाहे महाराष्ट्र का कोई भी समाज हो, ओबीसी समाज हो या गैर ओबीसी समाज हो या मुस्लिम समाज हो या हिंदी भाषी समाज हो या दलित समाज हो, सभी की भूमिका यही है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। अब यह आरक्षण कैसे मिलना चाहिए, इस पर विवाद है। अब किसी का हक छीन करके किसी को हक नहीं दिया जा सकता, यही बार बार ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं और मुझे लगता है कि उनका वाजिब कहना है। अब इस विषय को कैसे सॉल्व करना है, यह तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता आज साथ साथ बैठे और बैठने के बाद अदालत में वो फैसला कानून संगत हो, न्याय संगत हो, इस प्रकार का फैसला करें और उसके बाद उसको लेजिस्लेट करें और इस कानून को लागू करें। यही एक सही निर्णय हो सकता है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जानबूझ करके महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में
एक ओबीसी और मराठा समाज के बीच विवाद बना रहे और उस विवाद के ऊपर राजनीतिक रोटी सेकी जाए, ऐसे कुछ लोगों की, खासकर अपोजिशन में बैठे नेताओं की मंशा है। और इस मंशा, इस राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार मुझे लगता है कि मराठा समाज के जो आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले लोग हैं वो भी होते जा रहे हैं। इससे उनको सावधान रहना चाहिए। सर, आखिरी 2 सवाल होंगे। एक कि पंढरपुर वारी को लेकर जो यात्राएं चल रही हैं उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के भी नेता शामिल होंगे, जिस तरह से सीएम शिंदे भी शामिल होने वाले हैं, और दोनों तरफ से इस तरह की बात आ रही है कि क्या कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है, खासतौर पर आप देखिए कल मुलाकात हुई शंकराचार्य की, तो जिस तरह से ये घटनाक्रम बन रहा है, क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह का घटनाक्रम बन रहा है? पंढरपुर वारी का विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। आज से नहीं, वर्षों से, सदियों से पंढरपुर वारी का आयोजन होता रहा है और जब से सरकारें हैं तब से मुख्यमंत्री वहां जाते रहे हैं। एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के दिन हर वर्ष मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और पहली पूजा उनके हाथ से होती है। वो आधी रात को होती है, 2 बजे 3 बजे रात को पूजा होती है। इस नाते एकनाथ शिंदे जी आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो जाएंगे और उनको पूजा करनी है वहां पर, और इसमें कहीं से भी कोई राजनीतिक एंगल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, पंढरपुर वारी में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं जाते, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग अक्सर आते जाते हैं। कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी जाते हैं और वहां पूजा करते हैं। तो इसमें कम से कम राजनीति नहीं ढूंढी जाए। यह एक आस्था और श्रद्धा का विषय है और सभी को पूरा हक है पंढरपुर वारी में शामिल होने का और आषाढ़ी एकादशी के दिन विट्ठल की पूजा करने का। पूजा खेळकर क्या खेळकरचा एक विषय आला आहे चर्चेत आहे, त्याच्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया? बरं, पूजा खेडकर म्हणजे एक मोठा फर्जीवाडा आहे। त्यांच्याबद्दल असा आला की त्यांना जो एक त्यांच्या आंखमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम नाही आहे, पर त्यांनी एक अपंगत्व त्यांच्या आंखमध्ये आहे याच्या आधारावर काहीतरी कोटा घेतलं। त्यानंतर त्यांचे वडील एक मोठे अधिकारी होते आणि त्यांनी स्वतः जेव्हा अहमदनगरमध्ये निवडणुकी लढली तेव्हा त्यांचा जो एक इन्कम सर्टिफिकेट होता तो 40 करोड से जास्त, 40 करोडपासून जास्ती होते। तरीही त्यांनी, म्हणजे ते ओबीसीचे क्रीमी लेअरमध्ये आलेत। क्रीमी लेअर काय आहे? 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपयेचा जास्ती ज्यांच्या एन्युअल इन्कम आहे ते ओबीसीचे लोक क्रीमी लेअरमध्ये असतात। ज्यांच्या 40 करोडच्या ॲसेट आहे म्हणजे त्यांची इन्कम जास्ती आहे, तरीही ते क्रीमी लेअरच्या खाली येऊन एक चुकीचं सर्टिफिकेट बनवून ओबीसीचं सर्टिफिकेट घेऊन तो ओबीसीचा कोटा घेतला। तर हा एक मोठा फर्जीवाडा आहे। याच्यावर एक जांच चौकशी चालू आहे केंद्र सरकारतर्फे आणि चौकशी आल्यानंतर जे काही एक सापडेल त्या आधारावर निर्णय घेतला पाहिजे आणि ॲक्शन घेतला पाहिजे। आता पूजा केरकर एकटी नाही आहे, असा खूप सारे केसेस निघून येत आहेत की जे ओबीसी आहेत ते एससी मध्ये घेतात, जे एक ब्राह्मण आहेत त्यांनी पण एससी मध्ये यूपीएससीचा एक काहीतरी रँकिंग घेतलेला आहे, ज्यांच्याकडे खूप पैसे आहेत ते पण ओबीसीच्या कोटामध्ये घेतात। हा जो यूपीएससी मध्ये एक फर्जीवाडा चालू आहे याच्या विरोधात पण एक चांगली चौकशी झाली पाहिजे आणि एक क्लीन केला पाहिजे संपूर्ण सिस्टम। ठीक है बंधु।